Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 9th history chapter 1. The name of the chapter is French Revolution. So this is part 2 of this chapter. तो ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह की कंडीशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया और किस तरह से फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की गई। तो किस तरह से फ्रांस की सोसाइटी में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस था, किस तरह से फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आया, किस तरह से फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16 उनकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो गई थी और वो टैक्सेस बढ़ाना चाहते थे और किस तरह से फिलोसफर उनको इंस्पायर कर रहे थे कि वो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाए और लिबर्टी और इक्वालिटी को पाने की कोशिश करे। और तभी वहाँ पे टैक्स मीटिंग होती है, स्टेट जनरल की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में थर्ड स्टेट के लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो बेस्टाइल जेल पे अटैक करते हैं और उसके बाद राजा डर जाता है और तभी एक र्यूमर फैलता है कि सेकेंड जो स्टेट के लोग हैं वो थर्ड स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनके लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनके क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और ये रूमर फैलते ही थर्ड स्टेट फिर से बेकाबू हो जाता है और वो नोबेल की फैमिली पे अटैक करने लगता है। और जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब राजा फाइनली मान जाता है कि वो अब जो कुछ रिफॉर्म लेकर आएगा आपके फ्रांस में और मोनार्की जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देगा। और उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर देता है और कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है और कई प्रिविलेजेस को फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से निकाल देता है और अपने पावर को भी डिक्रीज कर लेता है। और फिर वहाँ नेशनल असेंबली आ जाती है जो कि अब राजा को कंट्रोल करने लगती है। तो ये सारे जो चेंजेस आए फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो क्या ये चेंजेस शांति से कंटिन्यू हुए? क्या राजा खुश थे? क्या लोग खुश थे? क्या अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज हुआ फ्रांस में? उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पर उससे पहले हम देखेंगे कुछ सिंबल्स जो उस समय रेवोल्यूशन के समय यूज होते थे। उसमें से पहला जो सिंबल है वो है ब्रोकन चेन का। ये ब्रोकन चेन आपका सिंबल है कि स्लेव को फ्रीडम मिल गई है, यानी कि स्लेव जिसको चेन से बांध के रखा जाता था अब वो चेन टूट गया, यानी कि लिबर्टी मिल गई है। सेकेंड जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो है आपका रॉड का, एक बंडल ऑफ रॉड है जो कि सिंबल है स्ट्रेंथ जो कि यूनिटी में होता है। थर्ड आपका आई है जो ट्रायंगल के अंदर है और जिसके बाहर रे निकल रही है। ये सिंबल है कि नॉलेज ही इग्नोरेंस को दूर कर सकता है। जो फोर्थ है वो आपका स्केप्टर है, एक सिंबल होता है रॉयल पावर का। और नेक्स्ट आपका बना है, नेक्स्ट लाइन में एक रिंग बनी हुई है जिसमें आपका जो स्नेक है वो खुद अपने टेल को अपने मुंह में डाला हुआ है। तो वो एक रिंग को सिंबलाइज कर रहा है जो कि सिंबल है इटर्निटी की। नेक्स्ट आपका कैप बना हुआ है। ये कैप आपका एक्चुअली सिंबल है कि स्लेव को अब फ्री कर दिया गया है, स्लेवरी को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपकी जो फिगर है उसमें आपको रेड, व्हाइट और ब्लू कलर यूज हुआ है जो कि आपके नेशनल कलर थे फ्रांस के। नेक्स्ट आपकी एक विंग्ड विमेंस है जो कि सिंबल है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ की। एंड लास्ट आपका एक टैबलेट बना हुआ है जिसमें एक्चुअली फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जिसमें सारे राइट्स लिखे गए थे सिटीजन के लिए। तो ये आपका सिंबल है कि अब सब कोई इक्वल हैं लॉ के सामने। तो इस तरह के सिंबल्स आपके रेवोल्यूशन में यूज किए गए थे फ्रांस में उस समय। तो क्या होता है जब वहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है तो फिर कुछ चेंजेस आते हैं फ्रांस में और फाइनली मोनार्की को हटा करके रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश कर दी जाती है। तो ऐसा क्या सिचुएशन था कि मोनार्की हट गई और रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हो गया? तो उसके कई रीजंस थे, जैसे कि वहां पे एक्चुअली अभी तक टेंशन खत्म नहीं हुआ था। जो टेंशन चल रहा था फ्रांस में वो अभी भी कंटिन्यू था। स्पेशली लुइस 16
उससे नाराज था। लुईस 16 ने भले ही मजबूरी में कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को मान लिया था, अपने पावर को डिक्रीज कर लिया था, पर अंदर से वो गुस्सा और दुखी था। तो ये वो सीक्रेटली कॉन्स्पिरेसी करने लगता है। चोरी चोरी वो क्या करता है, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे कि पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इनके साथ वो गुटबाजी करने लगता है और एक प्लान बनाता है कि वो उनके साथ मिल करके अपना पावर को इंक्रीज करेगा और फ्रांस की आर्मी को कंट्रोल करेगा और फ्रांस के पीपल को कंट्रोल करेगा और फिर से अपना एक बार खोया हुआ पावर वापस ले लेगा। तो इस तरह का लुईस 16 प्लान बनाता है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ वॉर लड़ने का। तब क्या होता है कि इसकी भनक आपकी फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी, जो इलेक्शन से होकर के बनी हुई थी, उसको इस बात का पता चल जाता है कि इस तरह से राजा अपनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, प्लान बना रहा है कि हम पर अटैक करे। तो उसको जब ये पता चल जाता है नेशनल असेंबली को ये बात, तो नेशनल असेंबली इससे पहले कि नेबरिंग कंट्री फ्रांस पे अटैक करे, फ्रांस ही डिसाइड कर देता है कि वो वॉर डिक्लेयर कर रहा है पर्शिया और ऑस्ट्रिया में। और इस तरह से पर्शिया और ऑस्ट्रिया पे फ्रांस की तरफ से वॉर डिक्लेयर हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल इस वॉर में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, पूरे लोग इस वॉर में ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करते हैं और ये एक्चुअली वॉर बन जाता है राजा के बीच में और कॉमन पीपुल के बीच में। और इस समय कई नेशनल सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, खूब बहुत ज़्यादा नेशनैलिटी, पैट्रियोटिज्म फैल जाता है लोगों के बीच में। एक फेमस सॉन्ग मर्साइलिस भी इसी समय लिखा गया था, जो वहाँ जो आपके मर्साइलिस से पेरिस की तरफ जो जा रहे थे ना, जो लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए, उन लोगों ने ये गाना गाया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा था मर्साइलिस। और इसको लिखा था रॉगेट डी लेस्ली ने, और यही सॉन्ग बाद में आपका जाकर के फ्रांस का नेशनल एंथम बनता है। तो वॉर होती है और वॉर में वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को डिफीट कर देते हैं और फ्रांस जीत जाता है। तो जब ये जीत जाते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं उस समय। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? एक तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से सेटल हो जाती है, फिर से उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है? हालांकि वो वॉर जीतते हैं, पर देखो जब भी वॉर लड़ा जाता है, चाहे आप जीतो या हारो, आपका बहुत पैसा खर्च होता है और आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो ऐसा ही हुआ फ्रांस में भी। इस वॉर के कारण क्या हुआ था, सारे मैन चले गए थे लड़ने के लिए और विमेन संभाल रही थी अपने अपने घरों को। तो विमेन्स में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी अब बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी समय क्या और एक क्या चेंज आता है कि ये जो रिच लोग हुआ करते थे, पहले यही नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट किया करते थे, सारे के सारे नेशनल असेंबली के मेंबर रिच लोग हुआ करते थे, पॉलिटिक्स में रिच लोग इंटरेस्ट लिया करते थे। मगर अब उस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मिडिल मैन का, पुअर मैन का, सभी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ जाता है और वो डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बनने लगते हैं। और इनफैक्ट एक जैकोबिन क्लब बहुत फेमस हो जाता है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो उस समय मिडिल क्लास और पुअर लोगों में काफी फेमस हो जाता है। तो जैकोबिन क्लब में बेसिकली मिडिल क्लास और पुअर क्लास के ही मेंबर थे और इसके हेड का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर। तो रॉबिस्फियर उस समय का हेड था। अब देखो इकोनॉमी बिल्कुल सेटल हो गई थी इनका, तो फूड का प्राइसेस बिल्कुल बढ़ जाता है। फूड का प्राइसेस बढ़ जाता है तो फिर से स्कैरसिटी आ जाती है सोसाइटी में। अब जब फिर से स्कैरसिटी आ जाती है तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है और उनको लगता है कि ये जो लुईस 16 है हमारा राजा है, वो ही इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वो मानते हैं कि अगर लुईस 16 कॉन्स्पिरेसी नहीं करता नेबरिंग कंट्री के साथ तो हम वार नहीं करते, तो हमारी इकोनॉमी सफर नहीं करती, हमारी इकोनॉमी सफर नहीं करती तो आज प्राइस राइज नहीं होता। यानी कि अल्टीमेटली इस सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? लुईस 16 है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लुईस 16 को और राजा को जड़ से निकाल देंगे और वो उनके पैलेस को अटैक करते हैं, उनके गार्ड को मार डालते हैं और राजा को बंदी बना लेते हैं। जब राजा को जेल में डाल दिया जाता है तो फ्रांस में अब कोई हेड नहीं रह जाता, अब फ्रांस विदाउट हेड हो जाता है। तो जब फ्रांस विदाउट हेड हो जाता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि चलो अब इलेक्शन करते हैं और जो हेड बनेगा, जो इलेक्शन में जीतेगा, उसे ही फ्रांस का हेड बनाया जाएगा। तो अब फिर से इलेक्शन होने वाला होता है फ्रांस में और इस समय 21 ईयर से अबव सभी लोगों को वोटिंग राइट दी जाती है।
इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो सिर्फ रिच लोगों को इलेक्शन में वोटिंग राइट दी गई थी, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन माना गया था और 25 ईयर्स से अबव वोटिंग राइट दी गई थी और सिर्फ उन्हीं को दिया गया था जो अच्छी खासी टैक्स दिया करते थे, जो कि जिनकी टैक्स इतनी ज्यादा थी जैसे कि 3 डेज लेबर की सैलरी से ज्यादा हो तभी उनको वोटिंग राइट दी जाती थी। तो पहले सिर्फ रिच लोगों को दिया जाता था वोटिंग राइट, मगर इस बार जब इलेक्शन होता है क्योंकि मिडिल क्लास और पुअर लोगों को भी इंटरेस्ट आ जाता है पॉलिटिक्स में, तो इस बार 21 ईयर्स से अबव सारे मेल को वोटिंग राइट दी जाती है। तो वोटिंग राइट में फिर से इलेक्शन होता है, नेशनल असेंबली बनती है और नेशनल असेंबली कन्वेंशन फॉर्म होती है और मोनार्की आपकी 21 सितंबर 1792 में एंड हो जाता है और रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश हो जाता है। अब मोनार्की के बाद वहां पे जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ जाता है तो उसका हेड किसको बनाया जाता है? उसका हेड बनाया जाता है जैकोबिन क्लब के रॉबिस्फियर को। ठीक है, अब लुईस 16 का क्या होता है? लुईस 16 को पब्लिकली मार दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उनकी जो रानी थी मारी, उनको भी मार दिया जाता है। और मैक्सिमिलियन, क्योंकि इस इलेक्शन में जैकोबिन क्लब जीतता है इलेक्शन, तो जैकोबिन क्लब का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन था, तो मैक्सिमिलियन को बना दिया जाता है फ्रांस का हेड। अब मैक्सिमिलियन रूल करने लगता है फ्रांस में और ये एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट था। तो जब मैक्सिमिलियन रूल करने लगता है ना, तो उसके कुछ रूल्स बहुत गलत जाते हैं, कई रॉन्ग काम करता है वो, और जिसके कारण वो सिर्फ 1 साल के लिए रूल कर पाता है और उस 1 साल के रूल को भी कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। तो इसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, बिल्कुल खौफ से भरा हुआ इसका रूल होता है। तो इस रूल में क्या करता है वो, बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया करता था। तो बहुत ही कठोर पनिशमेंट था उसको, स्पेशली क्योंकि वो 3rd स्टेट का था और 1st एंड 2nd स्टेट के लोगों ने 3rd स्टेट पे काफी अन्याय कर रखा था। तो इसने तो काफी अपने रूल के समय में क्लर्जी से यानी 1st स्टेट से और नोबेल यानी 2nd स्टेट के लोगों को पनिशमेंट दिया। कई तो 3rd स्टेट के लोगों को भी इसने पनिशमेंट दिया और जो भी इसके अगेंस्ट जाते थे ना वो उनको पनिशमेंट देता था और काफी हार्श पनिशमेंट दिया करता था। उसके पनिशमेंट वो क्या करता था, उसके पनिशमेंट के रूप में वो गुलिटिन कर दिया करता था। गुलिटिन क्या होता था? एक डिवाइस होता था जिसमें वो डेथ पनिशमेंट देने वालों को क्या करता था, उनको रखता था और उनके हेड को पे वार करता था और उनको डेथ पनिशमेंट दे दिया जाता, उसको स्मैश कर दिया जाता था हेड को। ठीक है, तो इसी को कहा जाता था गुलेटिन। तो गुलेटिन का पनिशमेंट वो देता था, इतना हार्श पनिशमेंट वो देता था। साथ ही वो और क्या करता था, उसने वेजेस और प्राइजेस को फिक्स कर दिया कि इस लिमिट से ज्यादा ना वेज होगा और ना किसी प्रोडक्ट का प्राइजेस होगा। और उसने क्या किया, उसने मीट ब्रेड जैसे जो प्रोडक्ट होते थे डेली यूज के, उसकी रैशनिंग शुरू कर दी कि कोई भी इस लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता, हर एक को खरीदना है तो इस लिमिट तक ही खरीदना है। ठीक है, और उसने फार्मर के जो प्रोडक्ट के प्राइजेस थे ना उसको भी फिक्स कर देता है कि इस प्राइस से ज्यादा में कोई भी सामान नहीं बिकना चाहिए। तो एक्चुअली वो बहुत ही एक्सट्रीम इक्वालिटी लवर होता है और अपने पॉलिसी के थ्रू इक्वालिटी लाने की, एक्सट्रीम इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है। साथ में क्या करता है, वो कॉस्टली जो ब्रेड हुआ करते थे ना, जो व्हाइट फ्लोर से बनते थे, उसको बंद कर देता है और इक्वालिटी नाम की ब्रेड लाता है, इक्वालिटी ब्रेड लेकर आता है और सबको मजबूर करता है कि अब सबको यही खाना पड़ेगा और यही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और जो वहां पे मैन एंड वुमेन्स को सर और मैडम कह के बुलाया जाता था उसको भी वो बैन कर देता है और कहता है कि अब सभी कोई फ्रांस के सिटीजन कहलाएंगे। चर्चेस को बंद कर देता है और चर्चेस में ऑफिसेस खोल देता है। तो इस तरह के कुछ इतने हार्श वो स्टेप लेता है ना, जिससे वहां के एक्चुअली लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, बिल्कुल खौफनाक रूल होता है उसका। ठीक है, अब इसके जो सपोर्टर होते हैं, जो एक्चुअली जैकोबिन क्लब के सपोर्टर होते हैं, जिसने मैक्सिमिलियन को बहुत सपोर्ट कर रखा था, वो उनसे क्वेश्चन पूछने लगते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मगर वो किसी को भी आंसर देने से मना कर देता है। तो फाइनली इस पे कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट इसको गिल्टी मानती है और 1794 में इसको गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है और इसका भी गुलेटिन कर दिया जाता है। और इसके साथ ही ये रेन ऑफ टेरर, ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का रूल खत्म हो जाता है। अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के रूल के बाद फ्रांस में क्या होता है, तब डायरेक्टरी रूल आती है फ्रांस में। डायरेक्टरी रूल क्या होता है, देखो अब जैकोबिन क्लब तो फेल हो गया, मिडिल क्लास की जो रूल थी वो फेल हो गई, तो अपर क्लास जो होते थे, मिडिल क्लास में जो अपर लेवल के जो होते थे ना, रिच लोग जो हुआ करते थे, जो टैक्स बहुत ज्यादा दिया करते थे, उनको फिर से चांस मिल जाता है ये बोलने का कि मिडिल क्लास के लोग रूल अच्छे से
नहीं कर पाए और अब फिर से पावर किसके हाथ में आ जाता है, अपर क्लास के लोगों में आ जाता है। वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं और इस बार फिर से वोटिंग का सिस्टम वहां पे बदल जाता है। अभी क्या था, इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो 21 ईयर के लोग, मैक्सिमिलियन के समय जब इलेक्शन हुआ था तो 21 ईयर्स के वो सभी को राइट दिया गया था वोटिंग करने का। मगर अब फिर से वोटिंग राइट को लिमिटेड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जिसके पास हाउस एंड प्रॉपर्टी है वही सिर्फ अब वोट कर सकता है। और इस वोटिंग में क्या होता है, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं जो मिल करके 5 डायरेक्टर्स को चूज करते हैं। ठीक है, तो अब 5 डायरेक्टर का रूल, डायरेक्टरी रूल आ जाता है फ्रांस में। अब फ्रांस का एक हेड नहीं होता है, अब फ्रांस के 5 हेड हुआ करते हैं। तो क्या होता है, हमेशा फाइट होता रहता है 5 हेड के बीच में और काउंसिल के बीच में, हमेशा कंटिन्यूअसली फाइट होता रहता है। जब फाइट होता था तो काउंसिल क्या करते थे, डायरेक्टर को डिसमिस कर देते थे। तो डिसमिस कर देते थे तो सारा काम लेजिस्लेचर का रुक जाता था। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी स्टैब्लिश हो गई फ्रांस में। तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डगमगा गया, इसी का फायदा वहां पे एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उठाया, नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया और बोनापार्टे ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वहां पे डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। तो आप देख सकते हो कि आपके फ्रांस का गवर्नमेंट कैसे बदल रहा है, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक, रिपब्लिक से डिक्टेटरशिप की ओर चला गया आपका फ्रांस। मगर गवर्नमेंट चाहे जैसे भी बदलते रहे फ्रांस में, मगर फ्रांस के लोग हमेशा इक्वालिटी, लिबर्टी को इम्पोर्टेंस देते रहे और उसको पाने की कोशिश हमेशा लगातार करते रहे। और इसी बात को कि वो इक्वालिटी और लिबर्टी के लवर थे और उसको पाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इसी बात से बहुत सारे लोग आगे चल के इंस्पायर्ड होते हैं और इनजस्टिस के अगेंस्ट कई रेवोल्यूशन फ्यूचर में कई जगह पे होते हैं, इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर के। अब हम एक कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे कि वुमेन्स का कंडीशन उस समय कैसा था। तो आपको पता है कि वुमेन्स तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर तरह के रेवोल्यूशन में, चाहे फ्रांस में हो या कहीं और हो। तो उस समय जो वुमेन्स थी फ्रांस की, वो भी अपने लाइफ को बदलना चाहती थी क्योंकि उनका लाइफ बहुत ही मुश्किल था। स्पेशली थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी ना, उनको वो एक्चुअली छोटे छोटे काम किया करती थी, जैसे कि वॉशिंग करना या कुछ छोटे मोटे चीज सेलिंग करना या डोमेस्टिक हेल्प का काम करना। पर ये जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी, इनको कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ये एजुकेशन से वंचित थी। दूसरी तरफ फर्स्ट और सेकंड स्टेट की वुमेन्स को एजुकेशन तो मिलता था मगर उनकी शादी जल्दी से कर दी जाती थी। जो वर्किंग वुमेन्स थी उन पे बिल्कुल बर्डन था, एक तरफ घर का काम करना, दूसरी तरफ पानी लाना कुएं से, तीसरी तरफ उनको ब्रेड की लाइन में खड़े होना, इस तरह से कई काम उनके ऊपर लदे हुए थे। और इनको सैलरी भी मैन के बराबर नहीं दी जाती थी। साथ ही इनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। ये लोग क्या करती हैं फिर अपने राइट्स के लिए, अपने डिग्निटी के लिए वो क्या करती हैं, कई पॉलिटिकल क्लब्स को ज्वाइन करने लगती हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापने लगती हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने लगती हैं। कम से कम उस समय 60 वुमेन्स क्लब थे, जिसमें से कुछ फेमस क्लब थे जैसे कि सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन्स। तो वुमेन्स क्या कर रही हैं, अभी पॉलिटिकल राइट डिमांड कर रही हैं। वो भी चाहती है कि उनको भी वोटिंग राइट दिया जाए, वो भी चाहती है कि वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बने और कंट्री को रूल करे। तो इस तरह की वो राइट डिमांड करती हैं। मगर 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है फ्रांस का, तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, विमेंस को कोई राइट नहीं दी जाती और जिससे उन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है। मगर हालांकि उनको सिर्फ पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया और कुछ राइट्स नहीं दिए गए, मगर गवर्नमेंट ने डेफिनेटली विमेंस के लिए कुछ स्टेप्स लिए ताकि विमेंस के कंडीशन को बेटर किया जा सके। तो क्या क्या स्टेप लिया गया 1791 में गवर्नमेंट ने लिया जिससे विमेंस की कंडीशन ठीक हो सके? उन्होंने कई स्कूल खोले और जो एजुकेशन था वो कंपलसरी कर दिया सारे विमेंस के लिए। उन्होंने गर्ल्स को मैरिज राइट दिया ताकि वो अपने पसंद के पार्टनर से मैरिज कर सके। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको रजिस्टर करने के लिए कहा गया सिविल लॉ के अंदर। डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, यानी कि आप कोई भी डिवोर्स चाहता, चाहे वो मैन हो या विमेन्स हो, कोई भी डिवोर्स ले सकता था। इसके अलावा ट्रेनिंग दी गई उनको छोटे मोटे जॉब्स करने के लिए, कुछ छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए या आर्टिस्ट बनने के लिए। तो इस तरह से उनको कुछ प्रोविजन दिए गए। मगर देखो जब मैक्सिमिलियन का समय आया ना,
तो मैक्सिमिलियन के समय में इनको बहुत ही बुरा समय फेस करना पड़ा विमेंस को। इनके पॉलिटिकल क्लब को बैन कर दिया गया, इनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया गया, इनके कई लीडर्स को उसने इम्प्रिजन किया मैक्सिमिलियन ने, और उनको जान से भी मार दिया। इसी समय कई विमेंस लीडर लड़ी हैं, उसमें से एक थी ओलंपी डी गॉस। ओलंपी डी गॉस एक ऐसी विमेन फाइटर थी जिन्होंने एक ये भी लिखा था, एक डिक्लेरेशन लिखा था, राइट टू विमेन्स एंड सिटीजन। जैसे 1791 में आया था राइट टू मैन एंड सिटीजन, वैसे ही उन्होंने लिखा था राइट टू विमेन एंड सिटीजन, जिसमें उन्होंने वही सारी राइट्स के बारे में डिस्कस किया था जो मैन को दिया गया था और विमेन्स को नहीं दिया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे राइट्स विमेन्स को भी मिलना चाहिए। और बाद में वो जैकोबिन क्लब को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, उनके जो रूल था, जो रूल का तरीका था, उसको क्रिटिसाइज करती हैं। तो क्या करते हैं जैकोबिन क्लब, इन पर चार्जेस लगाते हैं और बाद में इनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, इनको मार डालते हैं जान से। मगर इतना अत्याचार भी होता है तो विमेंस लड़ना नहीं बंद करती हैं और फाइट करती रहती हैं अपने राइट्स के लिए, और फाइनली इनको पॉलिटिकल राइट मिलता है 1946 में। तो ये था विमेंस का कंडीशन आपके फ्रांस में। अब हम एक और टॉपिक देखेंगे, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो उस समय क्या था, फ्रांस में स्लेवरी का भी सिस्टम था, स्लेव ट्रेड चला करता था। क्या था ये स्लेवरी सिस्टम? तो देखो, जो फ्रांस थी ना, उसकी कई कॉलोनी कैरेबियन रीजन ऑफ अमेरिका में थी, जैसे कि आपका गोडेलॉप, सैन डोमिंगो, मार्टिन क्यू, ऐसे कई कॉलोनी वहां पे थी जहां से फ्रांस में आया करता था अमेरिका वाले, कैरेबियन रीजन वाले अमेरिका से उनको आया करता था टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी जैसे सामान इनको आया करते थे, जिसका काफी डिमांड होता था फ्रांस के लोगों में। अभी क्या होता है, कैरेबियन रीजन में आपके लेबर का शॉर्टेज होता है और यूरोप के रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले लोग मना कर देते हैं कि वो कैरेबियन रीजन में जाकर के काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। तो एक प्रॉब्लम आ जाती है लेबर शॉर्टेज की। तो इसको सॉल्व करने के लिए वो ट्रायंगुलर लेबर ट्रेड स्टार्ट करते हैं, इसी को कहा जाता है स्लेव ट्रेड। ये 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट होता है। ये ट्रेड होता है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो 3 कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो इसमें क्या करते हैं, जो मर्चेंट होते हैं ना फ्रांस के, वो अपने बॉर्डेक्स और नैंटी जैसी सिटीज से अफ्रीका जाते हैं वाटर के थ्रू, और वहां की जो लोकल चीफटेन होते हैं ना, उनसे बात करके कुछ स्लेव खरीदते हैं, फिर उनको लगेज की तरह बॉक्स में पैक करके अमेरिका ले जाते हैं। और वाटर के रास्ते से अफ्रीका से अमेरिका जाने में उनको 3 मंथ लगता है। और जब वो अमेरिका पहुंचते थे तो प्लांटेशन जो ओनर हुआ करते थे, जिनको बहुत ज़्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उनके लैंड बहुत बड़े बड़े थे, तो उन ओनर्स को इन स्लेव्स को बेच दिया करते थे। और इन स्लेव्स के पास कोई राइट नहीं होती थी, वो एक स्लेव की तरह जीवन भर उनके प्लांटेशन में काम करते रहते थे। और जब वो बेचते थे तो उनको पैसा मिलता था, उन पैसे से वो वहाँ कैरिबियन रीजन से टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो जैसे सामान खरीदते थे और उसको फिर अपने कंट्री में लाते थे और उसको वहाँ पे बेचते थे। तो इसी को कहा जाता था स्लेव ट्रेड, जो 3 कॉन्टिनेंट के बीच में चल रहा था। आपके यूरोप से आते थे, अफ्रीका में स्लेव खरीदते थे, जाके अमेरिका में बेचते थे, फिर अमेरिका से सामान लेकर के उसको अफ्रीका में बेचते थे। तो ये ट्रेड जो 3 कॉन्टिनेंट के बीच में चल रहा था, इसी को कहा जाता था स्लेव ट्रेड। 18वीं सेंचुरी में इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाने लगा क्योंकि इनको बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था स्लेव्स को। कई स्लेव्स रास्ते में ही अपनी जान गंवा देते थे, तो इनको कोई भी राइट्स नहीं थी। तो इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाने लगा। नेशनल असेंबली में डिस्कशन होने लगी कि क्या स्लेव ट्रेड अच्छा है या बुरा है। तो जब ये डिस्कशन होने लगी ना, तो जो जैकोबिन गवर्नमेंट था उसने इनकी कोई मदद नहीं की, स्लेव्स की कोई मदद नहीं की, कोई लॉ नहीं पास किया, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे उनको काफी फायदा हुआ करता था स्लेव ट्रेड से। मगर बाद में जब 1794 में कन्वेंशन पास हुआ, उन्होंने एक लॉ पास किया कन्वेंशन ने कि स्लेव ट्रेड को बंद कर दिया जाए, और तब 1794 में स्लेव ट्रेड बंद हो जाता है आपके फ्रांस से। ठीक है, मगर वो सिर्फ 10 साल बंद रहता है। जब नेपोलियन बोनापार्टे रूल में आते हैं तो दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इनको दोबारा से जब स्टार्ट कर दिया जाता है तो फाइनली इनके ऊपर बहुत डिस्कशन होने लगते हैं, और फाइनली 1848 में इसको फ्रांस के और फ्रांस की कॉलोनी से बंद कर दिया जाता है, और इस तरह से आपका एबॉलिशन हो जाता है स्लेव ट्रेड का फ्रांस में 1848 में।
अब एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे सेंसरशिप का। सेंसरशिप क्या होता है? जब आप कुछ सेंसर लगाते हो, नहीं छपने देते हो या नहीं दिखने देते हो किसी को, किसी भी पब्लिकेशन में, चाहे वो आपका वीडियो पब्लिकेशन हो या फिर आपका ऑडियो पब्लिकेशन हो या फिर आपका बुक रिटन पब्लिकेशन हो, उसमें आप सेंसरशिप लगाते हो कि ये चीज़ नहीं छपना है या इसको नहीं दिखाना है, उसी को कहा जाता है सेंसरशिप। तो जो भी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रांस में एक्चुअली पास हुए हैं 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही पास हुए हैं, और उसी में से एक लॉ है आपका एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सेंसरशिप क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में, बुक्स में, सॉन्ग्स में, प्ले में, इन सारी चीज़ों में देखा जाता है कि ये छपने के लायक है या छपने के लायक नहीं है। तो जो ओल्ड रिजाइम था यानी कि मोनार्कियल रूल था, वो काफी ज्यादा सेंसरशिप को फॉलो करता था, और कुछ भी अगर रॉन्ग होता था या कुछ भी राजा के खिलाफ होता था तो उसको छपने नहीं दिया जाता था। पर जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ, जब मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में टर्न हुई तो राइट डिक्लेयर हुए थे, तो उस राइट में आपको एक राइट दिया गया था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को मिलते ही वहां से सेंसरशिप हट गई और आपके फ्रांस में बाढ़ आ जाता है पैम्पलेट का, मैगजीन का, न्यूज़पेपर का और पिक्चर का। तो ये सारी चीजें आपकी फ्रांस में आ जाती है। अब क्या होता है, जो पीपुल होते हैं वो अब इतने फ्री हो जाते हैं अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए कि अब वो गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो चाहे वो पब्लिश कर सकते हैं। फ्रांस में क्या क्या डेवलपमेंट आया है सब कुछ वो पब्लिश होने लगता है। यहाँ तक कि जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते ना, उनके लिए भी वो तरह तरह के सॉन्ग बनाते हैं, प्ले बनाते हैं और उनमें भी अवेयरनेस लेकर आते हैं। तो इसी पब्लिकेशन के कारण, सेंसरशिप हटने के कारण, जो फ्रांस की आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी चारों दिशाओं में सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाती है। तो ये होता है एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप के वजह से। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे नेपोलियन बोनापार्टे का। जैसे मैंने आपको कहा कि जब डायरेक्टरी रूल फेल हो जाता है तो नेपोलियन बोनापार्टे मिलिट्री डिक्टेटर वहां पे रूल करने लगता है। वो वहां का किंग बनता है 1804 में, और जब वो किंग बनता है तो वो अपने एम्पायर से एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं था, उसको अपने एम्पायर को और बढ़ाना था। तो वो अपने यूरोपियन कंट्री के एम्पायर को बढ़ाने लगता है, जगह जगह लोगों को अटैक करने लगता है, वहाँ के किंग को हटाकर अपने रिलेटिव को वहाँ का किंग बना के वहाँ पे बैठा देता है और अपने एम्पायर को इंक्रीज करने लगता है। वो ये जो था आपका नेपोलियन बोनापार्टे, इसने कई स्पेशल लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज का राइट दिया था, प्रोटेक्ट किया था प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स से इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके थ्रू आप हर चीज को जो वेट करने का जो वेट और मेजर्स होता था वो हर जगह सेम रखा गया। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज अगर एक्स प्लेस में 5 kg है तो वाई प्लेस में वो 5 kg 1 ग्राम नहीं हो सकता, वो वहां पे भी 5 kg ही होगा। तो इसी तरह से यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स उसने सभी आइटम्स के लिए इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद उसने जो अपनी जो आर्मी थी ना उसको काफी स्ट्रांग बनाया, जिससे सारी दुनिया डरती थी। बट फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्टे को बाकी की दूसरी कंट्रीज ने मिल करके डिफीट कर दिया और 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे का रूल आपका फ्रांस में खत्म हो जाता है। और ये आपकी जो फ्रांस की हिस्ट्री है ये नेपोलियन बोनापार्टे तक दी गई है। इसके बाद फ्रांस में क्या होता है वो आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है। तो यहीं पर आपका फ्रांस का हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर खत्म होता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या सीखा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्या फायदा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ल्ड को? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो रेवोल्यूशन था जिसने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फैलाया, जिससे हमें राइट्स देने की आइडियाज दी। मतलब कि आज हम जो भी राइट एंजॉय करते हैं ना, चाहे वो राइट ऑफ इक्वालिटी हो, राइट ऑफ लिबर्टी हो, तो ये सारे राइट्स एक्चुअली इसका जो जड़ था, इसका रूट था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमको इंस्पिरेशन मिला कि हम अपने राइट्स को डिमांड कर सके। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें इंस्पिरेशन मिला कि मोनार्की को हटाया जाए और डेमोक्रेसी को सेटअप किया जाए। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर स्टूडेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thanks for watching and happy learning.